मिलेगी जी। इससे ठोस के पीछे क्या अर्थ है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं 260 ऐसी सीटें हैं 303 में से, जिन 260 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जो वोट मिले हैं वो दूसरे तीसरे चौथे क्रमांक के जो प्रत्याशी थे उनके कुल मिले मतों के संख्या से अधिक है। 224 सीटों पर हमको 50% से अधिक वोट मिला है। 260 सीटों पर हमको दूसरे तीसरे चौथे नंबर के प्रत्याशियों को मिले कुल योग वोट के योग से अधिक हमको वोट मिला है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में 40 सीटें ऐसी हैं जिसपे हमको जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 51% से अधिक वोट मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 के बाद 53 विधानसभा चुनाव हुए हैं, 53 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, हम 30 राज्यों में जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में चुनाव लड़ रही थी तो एनडीए 7 राज्यों में शासन था एनडीए का, और सिर्फ 5 राज्यों में भाजपा का शासन था। आज 17 राज्यों में एनडीए का शासन है, 12 राज्यों में अकेले भाजपा का शासन है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि हम अकेले के बूते 370 और एनडीए 400 के पार जाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 400 पार तो बहुत दूर है, 200 सीट भी आए तो काफी है। वो अपने लिए बता रहे होंगे, इंडिया अलायंस के लिए। उनकी 50 भी नहीं पार कर पा रहे हैं ना। अपना संकट आप देख लीजिए। राहुल गांधी को पिछली बार कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें कहाँ मिली थी? केरल, तमिलनाडु, पंजाब। केरल देख रहे हैं उनकी अपनी सीट फंसी हुई है क्योंकि इंडिया अलायंस वहां पर है, सीपीआई साथ में उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारी हुई है। तमिलनाडु की भी यही दशा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को साफ कर चुकी है। तो इस बार वो 27 या 30 सीटों पर ही निपट जाएंगे। भारी प्रत्याशी को लेकर के मेरठ में सवाल उठे हैं, इस पे क्या है? भाई इटली वाले जो हैं वो बाहरी प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। भाई राम बाहरी हो गए और इटली वाली भीतरी हो गई, गजब है। कल जयंत जी सहारनपुर की सभा में नहीं आ पाए और बिजनौर भी शायद नहीं पहुंचे वो, तो इससे विपक्ष कह रहा है कि इनका तो जयंत जी और उनके कार्यकर्ता 100% पूरे जन मन धन के साथ जो है भाजपा के साथ। अभी आपने एक बात और कहनी थी कि जो विपक्ष है उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे। जी जी। मेरठ में भी ऐसा कुछ हुआ कि आप? मेरठ में 3 प्रत्याशी आपके सामने बदले गए। भाजपा जो है वो लोकल नहीं वोट पाई क्या? नहीं, भारतीय जनता भाई जो आपको जो है जो टेलीविजन पर जिन राम को आप अगरबत्ती दिखा रहे थे साक्षात आपके सामने ले आए। बाहरी कहाँ से हो गए? राम बाहरी हो जाएगा तो कैसे चलेगा? हर मन में भाई राम बसे हुए हैं। अरे भाई हर मन में राम बसे हैं जी। आप इटली वालों को स्वीकार लेते हैं। मूलतः मेरठ के रहने वाले। क्षेत्रीय मीडिया सेंटर के उद्घाटन के अवसर इसे पर ऑफ कर दो। उपस्थित पागल हो रहा है भाई आलोक अवस्थी जी, भाई अवनीश त्यागी जी, डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, आदरणीय एस एन सिंह जी और इस क्षेत्रीय मीडिया के हमारे प्रभारी आदरणीय गजेंद्र शर्मा जी, जिनसे आपको प्रतिदिन जो है यहाँ समाचारों के लिए समन्वय साधने का आपको सुअवसर मिलता रहेगा। आलोक जी भी जो है यहाँ पर विशेष उनका केंद्र रहेगा, आलोक जी का। मित्रों, यह निश्चित है कि इस बार 4 जून को जो परिणाम आएगा तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 400 के पार जाएगा ही जाएगा। और उसमें से उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का संकल्प स्वयं जनता ने ले लिया हुआ है। यह निश्चित है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 51% वोट मिले थे। इस बार हमारा मत प्रतिशत भी बढ़ेगा और सीटें हम सारी की सारी जीतेंगे। जिस तरह से इंडिया अलायंस के लोग इस देश को तोड़ने पर आमादा हैं, अभी
कल ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछा कि आप राजस्थान में जम्मू एवं कश्मीर के संदर्भ में अनुच्छेद 370 के बारे में क्यों बोलते हैं। राजस्थान जो शूरवीरों की धरती है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य ने जम्मू एवं कश्मीर के भारत में अखंड रूप से शामिल रहने के लिए बलिदान न किया हो। राम मंदिर में दर्शन करने का समय नहीं है, राम मंदिर के कार्यक्रम का बहिष्कार करते जो कांग्रेस छोड़कर आ रहा है, जो सेकुलर दलों को छोड़कर आ रहा है, हर किसी की यही शिकायत है कि राम मंदिर के कार्यक्रम में, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो उस कार्यक्रम के बहिष्कार का निर्णय कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी अलायंस ने लिया। राम का विरोध करेंगे ये, और ये गाजा का समर्थन करेंगे, आतंकवादियों का समर्थन करेंगे। अभी कल ही की बात है, इंडी अलायंस के एक और घटक दल तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने पूर्वा मेदिनीपुर में एनआईए के अधिकारी एक आतंकवादी को गिरफ्तार करने गए, एक बम कांड के अभियुक्त को गिरफ्तार करने गए और एनआईए के अधिकारियों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उपद्रवियों ने हमला बोल दिया। और एनआईए के गठबंधन की साथी और बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी कहती हैं कि उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए रात में क्यों गए। एनआईए आतंकवादी को पकड़ने नहीं जाए। बंगाल में इंडी अलायंस का जहां शासन है वहां बलात्कारी शाहजहां शेख तो सुरक्षित है। शाहजहां शेख की सुरक्षा का जिम्मा ममता बनर्जी की सरकार ने उठा रखा है, लेकिन वहां प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों पर हमला होता है, वहां एनआईए के अधिकारियों पर हमला होता है। आतंकवादी सुरक्षित है, बलात्कारी सुरक्षित है, लेकिन एनआईए के अधिकारी और ईडी के अधिकारी सुरक्षित नहीं है। और इस पर पूरा इंडी अलायंस जो है वो चुप्पी साधे रहता है। आपने कहीं सुना अखिलेश यादव का कोई बयान है? आतंकवादियों के समर्थन में, बलात्कारियों के समर्थन में ममता बनर्जी के खड़े होने का विरोध कहीं से अखिलेश यादव ने किया हो, अरविंद केजरीवाल ने किया हो, कहीं पर जो है इसका विरोध जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने किया हो, कहीं पर इसका विरोध राहुल गांधी ने किया हो। संदेश खाली में दलित महिलाओं पर बलात्कार होता है, लेकिन लड़ती हूं, लड़ सकती हूं वाली प्रियंका वाड्रा का कोई बयान नहीं आता है। संदेश खाली पर अखिलेश यादव का कोई संदेश नहीं आता है। ये इस बात का संकेत है कि ये सारे के सारे लोग किसके साथ खड़े हैं। भी जो है कांग्रेस ने परसों ही अपना घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है। वह घोषणा पत्र ऐसा लगता है कि जैसे मुस्लिम लीग जिसने इस देश का विभाजन किया है उसके घोषणा पत्र से उसका घोषणा पत्र मिलता है। वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो है खान पान और पोशाक की छूट मिलनी चाहिए। अरे भाई, भारत के किस हिस्से में अल्पसंख्यक समुदाय का खान पान प्रतिबंधित है? किसने उन पर रोक लगा रखी है? किसने उनके पोशाकों पर रोक लगा रखी है? अब आप किसी विद्यालय में जाएंगे तो वहां का गणवेश नहीं पहनेंगे। आप किसी पुलिस बल में आप काम करेंगे तो उसके गणवेश का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? आप किसी क्लब में भी जाते हैं तो उस क्लब का गणवेश भी निर्धारित होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो मुस्लिम लीग 1945, 46, 47 में जिस तरह की बातें करती थी उस तरह की बातें कांग्रेस कर रही है, उसी तरह की बातें समाजवादी पार्टी कर रही है, उसी तरह की बातें तृणमूल कांग्रेस कर रही है, वही बातें अरविंद केजरीवाल करते हैं। और
कांग्रेस का सांसद डीके सुरेश वो कहता है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत का बंटवारा होना चाहिए। उनका साथी द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम का नेता कहता है कि उत्तर भारत तो गोबर वाला प्रदेश है, यानी हम मेरठ वाले, हम उत्तर प्रदेश वाले वो गोबर वाले प्रदेश के हैं। नेतृत्व करने वाली कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं कि कश्मीर के बारे में अनुच्छेद 370 का संशोधन करने पर आप राजस्थान में क्यों बोल रहे हैं, आप मेरठ में क्यों बोल रहे हैं, आप ये वक्तव्य जो है सहारनपुर में क्यों देते हैं। इस तरह का प्रश्न पूछना, ये कांग्रेस प्रश्न पूछ रही है जिस कांग्रेस ने गाजा पट्टी के लिए, जिस गाजा पट्टी में हमास के समर्थन में वो यहां मोर्चा निकालेंगे, हमास के समर्थन में प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस, हमास के समर्थन में लेख लिखने वाली श्रीमती सोनिया गांधी, हमास के समर्थन में ट्वीट करने वाली प्रियंका वाड्रा, उनकी पार्टी ये पूछती कश्मीर के बारे में क्यों बोल रहे हैं। वो गाजा के, मोसाद के, वो गाजा के, हमास के आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाए, लेकिन हम कश्मीर के जनजातीय समाज के साथ न खड़े हो, हम कश्मीर के दलित समाज के साथ न खड़े हो, हम कश्मीर के पंडित के साथ न खड़े हो, हम कश्मीर में जो हिंदू उत्पीड़ित है उसके साथ न खड़े हो, हम कश्मीर के सामान्य कश्मीरियों के साथ न खड़े हो। यह साफ तौर पर कांग्रेस और इंडी अलायंस के गठबंधन दलों की मानसिकता का परिचायक है। प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बनाने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ बाबर के मकबरे का वहां मस्जिद बनाने के लिए संकल्प लेने वाले लोग हैं। एक तरफ अनुच्छेद 370 को संशोधित कर हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भी भारत में लाने का संकल्प लेने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ जो है कच्छ तीऊ को तोहफे में श्रीलंका को देने वाले लोग हैं, तिब्बत चीन की झोली में डालने वाले लोग हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के जबड़े में डालने वाले लोग हैं, और भारत के हर प्रदेश को टुकड़े टुकड़े में बांटने का जिनके घोषणा पत्र में संकल्प है, ऐसे लोग हैं। तो 2024 का चुनाव साफ तौर पर देश के लिए मर मिटने का संकल्प लेने वाले लोग और देश को बांटने के लिए किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार रहने वालों के बीच में है। आप जान रहे हैं कि मेरठ में जो है इस समय विपक्ष के लोगों को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है, रोज उनका प्रत्याशी बदल जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने टेलीविजन के रामायण, रील के राम को आप लोगों के समक्ष पेश किया है। और याद रहे कि जब रामायण का टेलीकास्ट होता था जिस जमाने में, उस जमाने में जब यहां पर के कटकर निपट जाती थी, ये सबने देखा है। तो मेरठ में जहां दंगे होते थे, जहां हिंसाचार होता था, आज वहां व्यापार हो रहा है। तो इस मेरठ में राम राज्य को संस्थापित करने का संकल्प साकार होते हुए हर कोई देख रहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में। तो स्वाभाविक तौर पर इस राम राज्य को देखकर बाबर की संतानों की छाती फट रही है, उनको बहुत पीड़ा है। लेकिन राम में विश्वास करने वाले रावण की पौराणिक ससुराल में राम का ही राज्य संस्थापित करेंगे। मेरठ वैसे भी जो है 1991 से लेकर पहले भी यहाँ मेरठ का जनादेश लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। 2009, 2014, 2019, एक बार 2024 में भी प्रचंड मतों से मेरठ तो जीतेंगे ही जीतेंगे। 80 की 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में परचम लहराएगा और 4 जून को जब परिणाम आएगा तो 400 के पार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सीटों की संख्या पार होगी, यह तय है। इतना ही कहना था। आप लोगों के कुछ प्रश्न हो
तो सादर आमंत्रण।